आपका कोई ऐसा रोल जिसने आपको बहुत चैलेंज दिया हो करने के लिए कि आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार ये मिला है? हर रोल मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, चाहे वो मैं एक लाइन बोलने जाऊँ या आधी लाइन बोलने जाऊँ। लोग कहते हैं ना यहाँ पर टैलेंट पर काम मिलता है, मैं बोलता हूँ टैलेंट पर काम नहीं मिलता है बॉस यहाँ पर। हेलो गाइज, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं। अगर हम हाउसफुल 4 की बात करें या बंटी बबली 2 की बात करें, और इन्होंने रिसेंटली गाना किया था जो 80 मिलियन चला था, हम तो उड़ गए। आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा और उस पर डांस भी किया होगा। और रिसेंटली उनकी एक वेब सीरीज आई थी, मामला लीगल है, और जिसकी पार्ट 2 भी अभी शुरू होने वाला है। तो आइए बात करते हैं गिरीश थापड़ जी से। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पीयूष जी। और सबसे पहले तो मैं अभी आभार व्यक्त करता हूँ कहानियाँ स्टोरीज के पीयूष शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल में बुलाया। और मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। क्या बात। और आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप ना होते, आप दर्शक लोग, कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। क्या बात, क्या बात है। तो गिरीश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप एक बहुत सभ्य सिटी से हैं जिसका नाम है मेरठ। जी। और आपको मुंबई आए हुए भी काफी टाइम हो गया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरे ख्याल से 1997 में आए थे। पहले आए। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, आप वापस गए, उसके बाद 2012 में वापस आए। तो मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो जिस शहर का नाम लिया मेरठ, बहुत खूबसूरत शहर है, और ये पौराणिक के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मेरठ के बारे में कहा था कि मेरठ रावण की ससुराल है। मेरठ वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, जो अपनी रावण को भी लड़की दे देते हैं। और मेरठ के बारे में डॉक्टर बशीर बद्र साहब कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, वो नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और मेरठ के बारे में एक किंवदंती भी है कि वहां पर श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेकर आए थे, तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए थे कि भैया मेरे को यहाँ पे किराया चाहिए। तो माँ ने कहा कहाँ से आए हो? क्या मेरठ? क्या थोड़ा आगे निकल जाओ। तो कहना है मेरठ, और मेरठ हर चीज में बहुत अच्छा है, खाने पीने में। पूरे दुनिया के बैट्समैन जो बल्ले से खेलते हैं वो मेरठ में बनते हैं। महाभारत कालीन युग है, हस्तिनापुर पास में है। और गुरबाणी के हिसाब से गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों में भाई धर्म सिंह की नगरी मेरठ से, हस्तिनापुर से ही है। तो इसलिए मेरठ और 1857 की पहली क्रांति भी मेरठ से ही शुरू हुई थी, इसलिए वो शहर बहुत खूबसूरत है और मेरी जन्मभूमि है, इसलिए उसको बारंबार प्रणाम। और मेरठ वालों के लिए भी एक बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और मैं 97 में पहले आया था। आपने पूछा ना कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस लाइन की तरफ आने के लिए प्रेरित किया। मैं 9 से 5 के लिए शायद बना नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है जिससे मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने। तो मैं इस फील्ड को चुना। मैंने थिएटर किया, 97 में आया, कुछ काम किए। हमारे यहाँ पर बड़े भाई साहब हैं आज भी, डॉक्टर वेद था, पर उनका एक सीरियल आता था राजा रेंचो, उनसे हम मिले, मेरठ से थे, तो उन्होंने मुझे काम करवाया उसमें। उसके बाद निर्देश त्यागी, जिन्होंने मुझे युग सीरियल में काम दिलाया। संजीव शर्मा जी प्रोड्यूसर थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर हमारे मेरठ के बहुत लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की। एक आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तो वो लगता है कि वो खुद बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके साथ 100 लोग साथ होते हैं जो उसके साथ दुआएं, प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और उसको पुश करते हैं। इसलिए उन सबका, जिनका मैं नाम लूंगा उनका भी धन्यवाद, जिनका नहीं ले पाऊंगा उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। उन सबकी मेहनत से मैं यहां तक पहुंचा। फिर 97 में ऐसी प्रॉब्लम हुई, मुझे घर जाना पड़ा। फिर वही है कि एक फिल्म देखी थी मैंने, 3 इडियट। उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में फंस गई कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो बस वो लाइन दिमाग में फंसी। उसी दिन दोबारा से बैग उठाया, मुंबई आए, और फिर मुंबई में जो बीच पर जाकर पहले ही जोर से पैर मारा था और यही कहा था कि मुंबई की रेत पर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है। और आपकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही हम लोगों के लिए भी बहुत मोटिवेशनल है, कि हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ें और ऐसे ही करते रहें। गिरीश जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके मैंने जितने भी काम देखे हैं, आप वेब सीरीज में ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, मूवीज में बहुत कर रहे हैं, आप एड्स भी कर रहे हैं, सीरियल क्यों नहीं? सीरियल मैंने बहुत किए हैं, और अगर मिलेगा तो मैं करूंगा भी। लेकिन क्या अभी सीरियल में क्या होता था, एक टाइम पहले जब 97 के टाइम पर 8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी। आज वो 12 घंटे तो बोलते ही हैं। 1 घंटा पहले बुलाते हैं, 1 घंटे बाद तक छोड़ते नहीं है।
16-16 घंटे। अब एक तो एज भी काम करती है अपना टाइम के साथ साथ, बिल्कुल। और दूसरा 16 घंटे, और आज काम करो। दुनिया का ऐसा कौन सा मजदूर है जो आज काम करे उसको 4 महीने बाद पैसे मिलेंगे? मुझे बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा मजदूर है जो 16 घंटे काम करेगा? 16 घंटे नहीं, मैं 20 घंटे भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन उसका पेमेंट भी तो देना मुझे। पैसा वही, और जिसके पूछो भैया हमारा तो बजट नहीं है, हमारा तो ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, फिर वो सीरियल ऐसा लगता है मजदूरी करने जा रहे हैं आप। कॉन्क्रीट कुछ काम होता नहीं है। अच्छा काम करने के लिए तो आपको अच्छे लेवल पे जाना पड़ेगा। सीरियल करने में मुझे मनाही नहीं है, मैं आज भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अच्छा काम हो और पैसा। क्योंकि मुंबई में खर्चे बहुत हैं। वड़ा पाव उस जमाने में 2 रुपए का मिलता था, तब वो बजट मिलता था। आज वड़ा पाव 30 रुपए का हो गया, फिर भी वही बजट मिल रहा है, तो कैसे सरवाइव करेगा एक आदमी? इसलिए मैं सीरियल कम करता हूँ, एड और फिल्म्स और वेब सीरीज करता हूँ। और अच्छा मिलेगा, मैं फ्री में भी काम कर दूंगा, लेकिन काम भी तो अच्छा हो ना, मेरे मन पसंद हो ना, मुझे अच्छा लगना चाहिए वो काम। कर दूंगा मैं, कोई मेरा जान पहचान का वो बोला, मैं फ्री में करता हूँ। और आजकल आप देखेंगे सीरियल मुश्किल से मुश्किल अगर कोई बहुत भी चला तो 4 महीने से 6 महीने के बीच में, बिल्कुल। है ना? अगर आप सीरियल करने जाओ तो बोलते हैं कि मूवीज में बजट होते हैं, मूवी करने जाओ तो बोलते हैं अरे सीरियल में बजट होते हैं। बजट पता नहीं कहाँ चले गए। ये समझ नहीं आता कहाँ से। पहले आपकी बिल्कुल सही बात है कि पहले थोड़े अच्छे बजट होते थे, और अब तो और गिर गए हैं। बिल्कुल। एक बहाना मिल गया है कि कोरोना आ गया था, प्रोड्यूसर्स की बहुत लगी हुई है तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं। पर अगर वहीं कोई नोन एक्टर आता है तो 1.5-2 लाख रुपए भी दे देते हैं। और एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मैं सब कास्टिंग वालों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, कोई बड़ा स्टार वो किसी फील्ड, चाहे वो क्रिकेट में हो, वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, स्कूनर में हो, या किसी फील्ड में वो स्टार बन जाता है, उसका ऑडिशन लेते हो? नहीं लेते ना, सीधा ले लेते हो। हम लोगों के ऑडिशन क्यों लेते हो भाई आप? क्या हमारे काम से आपको विश्वास नहीं है? ये क्यों ढकोसला करते हो यार? मत करो ना। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोड्यूसर के लिए काम किया था और वो ऑन एयर भी आ चुका है, उसके बाद भी उनको ऑडिशन चाहिए। बताइए। अरे आपके साथ तो मैंने अभी काम किया है, आपने मेरी एक्टिंग भी देखी, दोबारा इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हो? आप क्या जरूरत है ऑडिशन की? एक टाइम ऐसा था, आज तो ये चल गया है ऑडिशन का, एक टाइम ऐसा डायरेक्टर साहब खुद बैठकर सेट पर लाइट भी करवाते थे, डायरेक्शन भी देते थे, कपड़े भी बताते थे ड्रेस क्या पहननी है और कौन से आर्टिस्ट को। तो भाई आप करने क्या, जब आप करवाओगे ना यार, काम तो आप करवाओगे, करवा लो ना। जिसको बोलना आता है वो कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने काम नहीं देखा है, हमारी प्रोफाइल नहीं है, या आप लोगों ने हमारे कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यार इसको बुला लेंगे ये कर नहीं पाएगा, आपने हमारे अच्छा काम भी देखा है, हर चीज देखी हुई है, उसके बाद भी ऑडिशन भी चलो ठीक है, एक अच्छा मोनोलॉग आया तो ऑडिशन दे दिया, एक एक लाइन बुलवाते हैं। लीजिए ऑडिशन लीजिए, मैं समझता हूँ, चलो आपकी कॉन्फिडेंस पहले जिस नए व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं उसे नहीं मालूम हमारे बारे में, बनता है चल भाई देख ले, हमारा ऑडिशन देख ले, हमारे प्रोफाइल से नहीं समझ में आ रहा। अब जिसका 10 बार कर चुके वो भी अगर ऑडिशन मांग रहा तो फिर तो समझ नहीं आ रही मुझे बात ही कुछ। वो कहते हैं ना कि लकीर के फकीर, हाँ। कि बस एक लकीर ऐसे खिंच गई, अब इसी पे ही चलना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है थोड़ी सी भी। ना 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 ना। अच्छा एक चीज और मुझे जानना था, आपका कोई ऐसा रोल जिसने आपको बहुत चैलेंज दिया हो करने के लिए, कि आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार ये मिला है कुछ, इसको मैं करूंगा अपने फुल इंथुसियाज्म के साथ, और बहुत मेहनत लगी हो, जिसके लिए आपने बहुत प्रिपेयर किया हो? नहीं देखो क्या होता है ना, हर रोल मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, चाहे वो मैं एक लाइन बोलने जाऊं या आधी लाइन बोलने जाऊं। लोगों को लगता है छोटा काम मत करो, बड़ा मत, ये मत करो, ये एक लाइन मत बोलो, वनडे टोडे मत करो, ये सब बेकार की बात है। लोग कहते हैं ना यहाँ पर टैलेंट पर काम मिलता है, मैं बोलता हूँ टैलेंट पे काम नहीं मिलता है बॉस, यहाँ पर काम मिलता है आपके नसीब पर। अगर हिट होना है तो रानू मंडल भी हिट हो सकती है, हिट होना है तो चंद्रिका गिरा दीक्षित वड़ा पाव बनाकर भी हिट हो सकती है, हिट होना है तो बचपन का प्यार भी हिट हो सकता है, और नहीं हिट होना तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीख तो भी नहीं होने का। यहाँ चलता है नसीब। और हमारे पंजाबी में एक बात बोलते हैं ना कि गुणवंत ना जमिए, जमिए भागवंत, भागवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। कि गुण पैदा, मतलब आपका नसीब अच्छा है तो सब चलेगा, और जब आपकी किस्मत का सिक्का उछलता है ना, उस दिन चित भी आपकी होती है और पट भी आपकी होती है बॉस। ये सब कहने की बात होती है, सब बाकी। तो मतलब यहाँ आने से पहले आपको थिएटर से ज्यादा पंडित जी से मिलना चाहिए, अपनी कुंडली उंडली दिखा लेनी चाहिए। हाँ नसीब वहाँ वो भी जरूरी है, बिना शुक्र अगर आपका मजबूत नहीं है तो मुंबई में क्या करने आ रहे हो बॉस? ये शुक्र का तो खेल है। और रोल, छोटे रोल से बड़े रोल मिलते हैं, कोई छोटा नहीं होता कोई बड़ा नहीं। तो आप किसी भी रोल को बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से करेंगे ना, तो जब आप उसको ईमानदारी से, लगन से करेंगे, और जब आप किसी कार्य को शिद्दत से करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपके उस कार्य को सफल कराने में आपके साथ लग जाती है सर। और साथ में आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। वो तो पहले है ही है, तो वो पहले है। अच्छा गिरी जी एक चीज बताइए, जैसे आप जो पहले के जब आपने स्टार्ट किया था
और अब में क्या डिफरेंस देखते हैं चीजों में, वर्क एथिक, वर्किंग कल्चर? सब और कुछ चेंज हो गया। पहले तो वो टाइम था जब 97 में मुंबई पहली बार आया था, तो हमें अपनी हार्ड कापियां लेकर ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता था। हम रात को 5 रुपए की कॉपी बनती थी, एक हार्ड कॉपी। हम रात को हर 10-12 कॉपी की बनवाते थे, 500-700 कॉपी बनवा के 2-3 हजार रुपए की कॉपी बना के फिर रात को पेन से उस पर लिखते थे। फिर ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, और जब वो कॉपियां निकाल के 5 कॉपी निकालने में 25 रुपए तो गए भैया अपने। आज तो स्ट्रगल बहुत आसान हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, आप ऑनलाइन सब काम कर लेते हो। उस टाइम पर ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता था, और बहुत बातें सुननी भी पड़ती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप कहते हैं ना फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद थी वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी हमारे हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है ना, वो भी ये जान ले कि हमने भी हथेली पर जान रखी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम कलाकार लोग हैं सर। कलाकार लोगों की एक तासीर होती है, उसकी एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है। बिल्कुल। कहते हैं कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। क्या बात है। अच्छा, आपने थिएटर भी किया हुआ है, जी। तो आपको थिएटर में ज्यादा मजा आता है या कैमरे पे ज्यादा मजा आता है? मजा तो थिएटर में आता है बॉस, लेकिन थिएटर से बच्चे नहीं पलते ना, हाँ, इसलिए कैमरे की तरफ आना पड़ा। मजा तो थिएटर में ही है, 2 घंटे के आपके परफॉर्मेंस में आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर तो अब क्या है, भौतिक युग है, पैसा भी चाहिए। मुंबई में रहना है तो भाई यहाँ तो कोई अपना बुखार भी नहीं देता बिना मतलब। तो यहाँ पर रहने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए थिएटर तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। एक लेवल पे जब हम पहुंच जाएंगे, पैसा अपने पास होगा, टाइम होगा, तो हम थिएटर भी करेंगे दोबारा से। ऐसी बात नहीं, मजा तो उसी में ही है, असली सुकून तो वही है। आज भी चाहे 2020 चल गए, 10 ओवर के चल गए, वनडे चल गए, लेकिन मजा तो आज भी टेस्ट मैच में है टेस्ट में सच्चाई है। जिसे क्रिकेट कहते हैं, वो टेस्ट मैच ही है। ऐसे ही थिएटर हमारी जननी है, जहां से हम निकल कर आए हैं, उसको हम नहीं भूल सकते। वो उसमें ही मजा है सबसे ज्यादा तो एक्चुअली। और मैंने बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट से मिला हूँ जो आज अच्छा टीवी कर रहे हैं, जी। मूवीज कर रहे हैं। उन लोगों को भी पूछो तो वो लोग भी यही बोलते हैं, कहते हैं यार वो जो मजा थिएटर का है ना, जब सामने ऑडियंस बैठी हुई है, कोई रीटेक नहीं है, कोई कट नहीं है, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो तालियां भी बज रही हैं, और बुरा कर रहे हो तो गालियां आपको गालियां भी पड़ रही हैं। और वो जो 2 महीने की क्या था ना, आज मैं कल बोल रहा था, वैसे जैसा आपने थिएटर की बात की, आज हिंदी रंग करना कई प्रयासों के बाद क्रियाशील होकर भी गतिहीन हो गया है। रंगकर्म व रंगकर्मियों को वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती जो अन्य क्षेत्र के लोगों को मिलती है। अच्छा। इसका भागीदार दर्शक वर्ग भी है बॉस। आज पास मांगकर नाटक देखने वालों की कमी नहीं है, कमी है, वो भी कमी है, और टिकट के नाम पर सब भाग जाते हैं। हाँ। ऐसे में वो बेचारा जो 2 महीने का लंबा अभ्यास, फटकार, दुत्कार सहकर एक प्रस्तुति मंच पर आती है सर, लेकिन देखने वाले हमें पता होता है अपने परिवार के लोग ही बुलाए होते हैं 100-200, और देखने वाला ही नहीं होता कोई। तो फिर कैसे थिएटर चलेगा, कैसे हिंदी रंगकर्म को आगे हम बढ़ाव कर सकते हैं? इसके लिए हमें उसका चिंतन करना पड़ेगा। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि हम मूवी थिएटर में 350 रुपए खर्च कर देंगे, बट अगर प्ले में 100 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो वो लोग कहेंगे यार तेरे होते हुए मैं 100 रुपए में खर्च करूं कि टिकट दिला देना, मेरी सीट करा देना। वो और अपने इवन अपने परिवार वाले भी ऐसा करते हैं, वाले भी कहते हैं इस चीज को। अब ये नहीं पता कि भाई उसमें कितनी लाइट है, साउंड है, थिएटर है, वो जो इतने लोग आएंगे। एक प्ले जब मंच पर आता है तो हमारे छोटे शहर मेरठ जैसे शहर में 35-40 हजार रुपए ले जाते हैं, यहाँ 60-70 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सेटअप अच्छा है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है, कौन देगा? और बेचारा 2 महीने बेचारा रिहर्सल कर रहा है, उसकी मेहनत कर रहा है, बड़ी दिक्कत का काम है। वर्कशॉप भी हो रही है वहाँ पे, खाना पीना भी हो रहा है, लगता ही है। और अगर हम प्ले कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो भी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम उसको OTT पे बेच दिया कि भाई यहाँ से नहीं वहां से हम कमा लेंगे। प्ले वही ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि हर चीज को कमर्शलाइज हो जाता है। एक टाइम पे मैं उमर शरीफ साहब का बड़ा मुतासर रहा हूं उनसे, उनके मैं प्ले देखता था, लोग देखने जाते थे उनको। और मेरे को आज भी याद है कि हम बकायदा दिल्ली से वो कैसेट ले लेकर आकर देते हो कॉमेडी प्ले, क्योंकि वो 2 घंटे के अंदर आपको महसूस होता था कि आप कुछ देख रहे हो, आपको कुछ नया मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। लेकिन आज वो उस तरह का राइटर नहीं है, उस तरह का प्रोडक्शन नहीं है, उस तरह का प्ले नहीं है, तो फिर कैसे होगा? आज तो हर एक को चाहिए कि आज आया हूं, कल को मुझे स्टारडम चाहिए। 2 महीने का मेहनत कौन करेगा? रिहर्सल कौन करेगा? कोई करता ही नहीं है। और कोई दूसरी बात, 2 महीने देना किसी प्ले को, उसके बाद आपको कुछ मनी भी ना मिले, मतलब नहीं ना, उसको भी रेंट भी भरना है, चीजें भी करनी। मेरे को लगता है कि जितना हम मूवी थिएटर को इज्जत देते हैं उतना ही हमें प्लेस को भी देनी चाहिए। और ये पार्ट हमारा ऑडियंस ही इसको थोड़ा सा अच्छा कर सकता है। उन्हीं के ऊपर है सारा कुछ।
और पहले लोग थिएटर को देखना ज्यादा पसंद करते थे सिनेमा से। आते थे लोग देखने हाँ। प्रॉपर वो टाइम पर। हमारे फादर बताते हैं कि पृथ्वीराज कपूर साहब जब प्ले करने जाते थे, पठान, यहूदी, गद्दार, तो लोग हाउसफुल होता था हाँ। और लोग देखते थे। आज भी पृथ्वी थिएटर में लोग देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है, फुल रहता है। मैं टचवुड इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक ऐसा जगह बना दी मुंबई के अंदर ताकि लोग यहाँ पर प्ले देखें, उसको समझें, उसको सराहें और उसको देखने आते हैं। अच्छी बात है ये तो। हाँ, उसको हमें बढ़ावा तो मिल रहा ना हिंदी रंगकर्म को कम से कम। बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो राजस्थान से हैं, राजस्थान गवर्नमेंट भी उनको पैसे देती है साल के, कि एक टीम को चूज करती है कि आप हम आपको इतने पैसे देंगे और आपको 2 या 3 जगह पे प्ले करना है। नहीं, ऐसा हर हर स्टेट में संगीत नाटक अकेडमी बनी हुई है। हाँ। उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है। लेकिन क्या होता है ना, ऊपर ऊपर के लोग ही पेल जाते हैं माल को, नीचे तक तो पहुंचता ही नहीं ना। दिक्कत तो ये है। कहते ना कि झील में बादल तरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। ये अटल जी ने एक बार लोकसभा में बोला था कि झील में बादल तरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में, आदमी का हाल खस्ता है मेरे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है मेरे देश में, आजकल पागलों, वजीरों और अफसरों के अलावा खुलकर कौन हंसता है मेरे देश में। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मुझे लगता है कि करप्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर कोई कर ही रहा है, बट एटलीस्ट ऐसी जगहों पे जो लोगों को एंटरटेन कर रही है, चीजें कर रही है, वहां पे ये थोड़ा सा करप्शन के बारे में लोगों को नहीं सोचना वो चाहिए। ये कहते हैं ना कि जिन्होंने लूटा है सरेआम मुल्क को, उन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता, और गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, जो अब बस फोन उठा के आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को आने से पहले? देखिए, मैं उनके लिए मेरा नम्र निवेदन है, आए, बहुत अच्छी बात है, नया लोग आएंगे, नए बच्चे आएंगे। क्या होता, पुराने पे हटते हैं, नए लोग आते हैं। जी। लेकिन जो भी यहाँ पर आए ना, मैं हर एक से कह रहा हूँ कि वो बेसिक नॉलेज लेकर जरूर आए कि कैसे होगा ये सब। सिर्फ देखा देखी नहीं कि मोहल्ले वाले ने कह दिया तू बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, तो आप आ जा, क्योंकि यहाँ पर कोई सिखाएगा नहीं। वो टाइम अलग था कि जब वीकली शो होते थे। आज शो बनाया, एक हफ्ते में आएगा शो, आज डेली आते हैं। तो आज किसी डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वहां सिखाएगा, आपको वो खुद लाइंस बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको टेलीकास्ट का मसला रहता है। इसलिए बेसिक नॉलेज लेकर आए, अच्छे से अच्छे गुरु से सीखें, थिएटर करें, अपने डिक्शन पर ध्यान दें, अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। और मुश्किल तो हर चीज होती है, पर असंभव कुछ नहीं होता, ये मैं जानता हूं। और अगर आपने कोई सपना देखा है तो सपने पूरे भी करना जानना है, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता भाई, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने हौसला रखा है तो वो आए। और मुंबई किसी की बाप होती नहीं है, मुंबा देवी का आशीर्वाद है, क्योंकि ये समुद्र है। समुद्र की एक तासीर होती है, उसकी एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है कि समुद्र के अंदर आप कोई भी चीज डालेंगे बाहर फेंकेगी। मुंबई एकदम से किसको नहीं अपनाती है, क्योंकि मुंबा देवी का आशीर्वाद हर एक को मिलता नहीं है इतनी आसानी से। आप समुद्र में कूड़ा डालेंगे वो भी बाहर फेंकता है, लेकिन आपको भी जिद होनी चाहिए कि मुझे करना है तो यही करना है। तो बस फिर एक बार अगर आपने जिद कर ली और आपने ठान ली, फिर क्या मजा आएगा मुंबई आपको रोकेगी। आप ईश्वर की कृपा से बिल्कुल कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीख कर आना चाहिए। आप सिर्फ देखा देखी कि वो कर रहा है, किसका मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के नहीं करना बॉस, अपना कोशिश करो कि लाल नेचुरल हो, तब बात बनेगी। अच्छा, आजकल आप देख रहे होंगे कि कास्टिंग के सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं और आपकी रीच कितनी है, और पर डे भी उसी हिसाब से डिसाइड होने लगा है आजकल। हो गया है। तो इसमें जब एक आर्टिस्ट आता है तो वो बेचारा थिएटर करके आता है ना, अच्छी बॉडी बनाता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छी चीजें करता है, सब कुछ करता है। फिर वहां पे उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि आपकी एक्टिंग वैक्टिंग तो ये सब तो हम बाद में देखेंगे, आप ये बताओ कि आपके इंस्टा पे फॉलोअर कितने हैं। तो अभी एक्टर जो है वो, आपने जो बोला वो उसको क्लियर करे कि बेचारा वो। दिक्कत यहाँ यही तो है, जब शुरू में सिंटा में कहना कि हमें मेंबर बनना है, तो सिंटा वाले बोलते हैं कि आपने 6 एपिसोड किए हैं। हाँ, नहीं किए, और काम मांगने आते हैं आप सिंटा मेंबर हैं। अब ये नहीं समझता मुर्गा पहले आया या अंडा पहले आया। सिंटा वाला कहता है कि 6 एपिसोड लाओ, एपिसोड वाला कहता है कि सिंटा मेंबर बनो। भाई वो आदमी बीच वाला क्या करे, उसको समझ नहीं आ रही।
वही वाली इसलिए ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए भैया मैं तो कहता हूँ अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो, ये चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। जब आप काम करते चले जाओ, कहता कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता चला जाएगा। ये चीजें कुछ नहीं है। जब आप कामयाब होते हैं ना, सारे आपके पीछे लग जाते हैं। जब आप घर से आते हैं ना मुंबई में, आप पहली बात तो बोलो ना अपने घर में परिवार में कि मुझे एक्टर बनना है, पहले तो आपके घर वाले ही आपका मजाक बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, ऐसे रोने लगते हैं जैसे कोई मर गया, जैसे कुछ फिर आपके पड़ोसी यार दोस्त, और फिर मजाक भी कैसे बनाएंगे, अरे जाने दो 6 महीने में धक्के खा के वापस आ जाएगा। और खुदा ना खास्ता ईश्वर की कृपा से, सबके आशीर्वाद से थोड़े से उसको काम आ गया, फिर वही लोग बोलेंगे हमारे घर में हमारे चाय पीने तो आ जाओ, हमारे बच्चों को तो कुछ बता दो। तो यहाँ पर जो आदमी की सोच है ना, हर पल पल बदलती है। तो इसलिए किसी की परवाह मत करो। देखो समुद्र बन जाओ, समुद्र की एक तासीर होती है, उसकी एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। मैं एक आपको छोटा उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा समुद्र के पास खेल रहा था, चप्पल उतार दी, समुद्र का पानी आया, उसकी चप्पल अंदर ले गया। बच्चे ने रेत पर लिख दिया समुद्र चोर है। एक मछुआरा था, समुद्र में गया, उसको बहुत सारी मछलियां मिल गई, वो मछलियां लेके आया तो उसने समुद्र में लिख दिया समुद्र पालनहार है। एक बुढ़िया बेचारी रो रही थी, उसका बच्चा समुद्र में डूब के मर गया, उसने लिख दिया समुद्र हत्यारा है। एक को मोती मिला, सीप मिली, मोती मिला, उसने लिख दिया समुद्र तो मतलब बड़ा दानवीर है। देखते एक लहर आई, सब मिटा के चली गई। समुद्र कहना उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको कोई क्या कह रहा है, क्या बात उसको अपना सिर्फ काम से मतलब है। इसलिए आपके बारे में कोई क्या कह रहा है कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए, अपने काम से मतलब रखो। कोई क्या कह रहा है आपको इस बात की परवाह करनी ही नहीं है। अपना बस उद्देश्य मछली की आंख देखो अर्जुन की तरह और निशाना भेद दो बस। इसके बाद मैं भी एक शेर बोल देता हूं, आपने सारे बोले हैं कि अभी कोई राय कायम न कीजिएगा मेरे बारे में, बिल्कुल अभी कोई राय कायम न कीजिएगा मेरे बारे में, अभी तो मेरा वक्त ही ऐसा है, लोगों की राय बदल जाएंगी जब ये वक्त बदल जाए, जब वक्त बदल जाए। सच बात है, राय बदलती है यहाँ एवरी डे, क्योंकि हम ईश्वर वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर से डेली एक ही बात कहते हैं जी कि अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही देना। क्या बात। क्योंकि मैं ऊपर वाले से एक ही बात कहता हूं कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने ये शायरियां बहुत याद कर रखी हैं। बस यही है सर, मैं चोर आदमी हूँ, लोगों की शायरियां और लोगों का दिल चुराने का हुनर रखता हूँ। और बस ईश्वर की इतनी कृपा है, मुझे ये पता कौन सी शायरी कहाँ टिकानी है, वो तो पता, उतना पता है मुझे। क्योंकि हथौड़ा मारने की कीमत नहीं होती, कहाँ काम मारना उस बात ही। हथौड़ा मारने की कीमत 1 रुपया है, 99 तो इस बात के काम मारनी है। वो ईश्वर ने मुझे दे रखे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। ये तो इतना तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा आपको एज एन आर्टिस्ट। और हम आर्टिस्ट लोगों की ना ये खासियत होती है कि बड़े दिल खुश लोग होते हैं। बिल्कुल, कोई रो रहा हो तो हंसा देते हैं, और कोई ज्यादा हंस रहा हो तो रुला भी देते हैं। बिल्कुल क्योंकि खुशी देने से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं होता। पंजाबी कहते ना, बंदा अमीर हो तक करे हो, जो नेक है नहीं था फिर इंसान है नहीं, जड़ा कड्डे ना दसवंत गुरु करदा, ओनो दोनों जहानी परवान है नहीं, ओदे बोला च असर हो नहीं सकदा, जिस बंदे दी मिठी जबान है नहीं। पुण्य दान तो लोग बहुत करते, पर खुशी देन तो बड़ा कोई दान है नहीं। खुशी देने से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होता सर, इसलिए हम खुशी बांटना है। कहता कि मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चल किसी रोते बच्चे को हंसा दिया जाए। क्या बात है। क्योंकि हम कलाकार लोग हैं ना, और ये झगड़े चलते रहेंगे, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। उनके लिए मुझे बस एक ही बात कहनी है कि यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है, और हमारे शरीर की मिट्टी सी जमीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और मैं एक बात और कहता हूं कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए। सिख शिक्षा ले गुरुओं से, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, हम कलाकार लोग हैं ना, कहते हैं जग को हंसाएंगे हंसाने वाले, बात का बतंगड़ बना लेते हैं जमाने वाले। धर्म की बात करूं या शर्म की बात करूं, एक ही तो जैसे हैं मंदिर और मस्जिद को गिनाने वाले। अल्लाह वालों,
राम वालो अपने मजहब को इस सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं पहले वो घर तो बना लो। अपने घर की छत को बचाकर रखना, अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, एक ही रहने दो भारत का प्यारा तिरंगा झंडा, रोज उस झंडे में अपना नया डंडा फंसाने वालों। क्या बात क्या बात है। अच्छा गिरीश एक चीज और बताइए, मैं जैसे कुछ भी बोल देता हूँ यार। नहीं नहीं बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल अच्छा बोला। और वैसे आर्टिस्ट का तो कोई धर्म ही नहीं होता है, मेरा तो कहता है। कभी वो हिंदू प्ले कर रहा होता है, कभी मुस्लिम प्ले कर रहा होता है। मैं पंडित हूँ, बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने मोहम्मद रिजवान प्ले किया था। ऐसे ही होता है इसमें ना मैंने दाढ़ी भी थी, काजल भी था। सर। आज तो थोड़ा बहुत यहाँ फर्क आ गया, थोड़ी फिरका थोड़ा हो गया। मैंने 97 का वो दौर देखा है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तो वैनिटियां नहीं होती थी, एक ही रूम में सारे आर्टिस्ट बैठे होते थे, चाहे मेन हो या छोटे हो, एक ही बोतल में पानी वो पी रहा है, वो पी रहा है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता अगर किसी व्यक्ति ने देखनी है तो हमारी इंडस्ट्री में आके देखे। सच्चाई है। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सिर्फ एक, हम सब एक है। इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता दुनिया में कहीं आपको मिलेगी नहीं। अब थोड़ा बहुत आ गया, ये वेनिटियां हो गई, लोग अलग अलग रूम में चले गए। आज तो हमें यही नहीं पता चला कि हमें जिसका डायलॉग बोलना है वो कौन है। हमें वहां जाके पूछना पड़ता भाई ये रामलाल कौन है, श्यामलाल कौन है, हीरालाल कौन है। वो जमाने चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो दौर फिर आएगा और आना ही पड़ेगा, नहीं तो बिखर जाएंगे सब। और मजा भी उसी में ही आता है जब कई बार ऐसा होता है कि कोई सीन लगने वाला है और सबकी पूरी फैमिली की जरूरत है, तो डायरेक्टर बोल देता है कि यार रूम में मत जाओ, आप लोग सब यहीं बैठ जाओ। मजा तो और जब साथ बैठ जाते हैं तो कोई हंसी मजाक और चल रहा है, किसी बात का गलत मतलब नहीं करते हैं। अब योगी जी ने, हमारे आदित्य योगी नाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। और ये तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। हाँ। एक बाप की 5 संतान थी, उन्हें एक छड़ी दी, उन सबने तोड़ दी, उन्हें इकट्ठी दी तो नहीं टूटी। तो हम बचपन से उसमें गलत क्या कह दिया। आज भी अगर हम बटेंगे तो कटेंगे भाई, इसमें गलत क्या है। एक मुठ होनी, ये 5 उंगलियां ना सर बराबर नहीं है। अगर थोड़ी सी झुका दो तो सब बराबर हो जाती हैं, और थोड़ी सी और झुका दो तो एक ताकत बनती है। बिल्कुल झुकने में कहता है झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। एक चीज और, जैसे अभी आपने इतना काम कर लिया है तो मुझे नहीं लगता आपको ऑडिशन की जरूरत पड़ती होगी, या देना ही पड़ता है, रोज देना पड़ता है। अभी भी देना पड़ता रोज देना पड़ता है। तो आप कैसे? अब ये ट्रेंड ऐसा बन गया है, मैं बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ रहा, बात की, वो कहते हैं हमने तो 300-300 फिल्में कर ली, लोग हमसे अब भी ऑडिशन मांगते हैं। अब क्या बोलूं, नए नए बच्चे आए हैं, अंग्रेजी सीख के आए हैं, अंग्रेजी हमें आती नहीं, वो आप ऐसे करके निकलेंगे, आप फिट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना, पर नई नई बातें बताते हैं। कोई बात नहीं भैया, सीख लेंगे हम भी। और एक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फील्ड में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। कोई भी असिस्टेंट बन सकता है, कोई भी कास्टिंग वाला बन सकता है, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। अभी आजकल के ये बच्चे आ जाते हैं 11th-12th कंप्लीट करके, इनको ना एक्टिंग का ए पता होता है, ना डायरेक्शन का डी पता होता है, ना कास्टिंग का सी पता होता है, और यही लोग फिर आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। मैं अभी आपको रियल किस्सा बताता हूँ, 5-7 साल पुरानी बात है। मैं आराम नगर में ऑडिशन देने गया, ऐसे लाइन लगी हुई थी रूम के अंदर। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरे साथ एक बहुत सीनियर, बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट, सीनियर, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें पैर छुए, तो मैंने कहा सर आप दे दीजिए, नाम नहीं बोलने का मैं। तो काश ने कहा सर आपका नंबर आया। मैं कहा जानते हो कौन है? नहीं जानते ना, जान लेना। 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं, और कितना कितना कास्टिंग क्या हुआ इन्होंने तुम्हें भी नहीं मालूम, किन 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 आज मैंने उनको दिया। फिर रोज लगे आज भी मुझे मिलते हैं, बड़े इज्जत करते हैं। तो मतलब नए लोगों को, पुराने लोगों के बारे में मालूम ही नहीं है। जब मालूम नहीं है तो क्या बोलेंगे वो? वही तो। आज वो आवाजें हैं जो हमारे देश की मधुर आवाजें हैं, जिनके ऊपर नाज हम करते हैं, आज उन लोगों को बोला जाता है ऑडिशन दे दी जाए। मैं नाम नहीं बोल रहा किसी का, लेकिन मुझे दिखता है, मैं जब आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा से बड़े हुए हैं, हमने थिएटर किया, हमने गुरु शिष्य परंपरा को देखा है, हमने उसका आदर किया है, सम्मान किया है। आज भी मैं अपने सीनियर्स के पैर छूता हूँ, आज भी, बल्कि वो मेरे से उम्र में कम है, लेकिन वो मेरे डायरेक्टर रह चुका, मैं उनके पैर छूता हूँ सर आज भी। मेरे को कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन नए बच्चों को तो यही नहीं पता कि पुराना, सच बोलूं तो मेरे रूम पे कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता कि दादा साहब फाल्के कौन है, और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अरे बहन का यार, कम से कम जिस फील्ड में जा रहे हो, जिस जगह में जा रहे हो, अगर थिएटर कर रहे हो तो आपको कुछ नाटककारों के नाम तो मालूम होना चाहिए। डॉक्टर शंकर शेष जैसे बड़े बड़े लोगों के, मनु भंडारी जैसे जिन्होंने बड़े बड़े प्ले किए, धर्मवीर भारती जैसे, अगर आप फील्ड में आ रहे हो तो आपको क्या नाम है, दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए, साहब के बारे में जिन्होंने इसके जनक हैं।
आप बेसिक नॉलेज लिए भी ना जब आ जाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान भी कई बार ना नुकसान दे जाता है सर। बिल्कुल। अभी मैं एक जगह ऑडिशन के लिए गया था, तो वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर ने पूछा था, नॉर्मली पूछ रहा था कि आप एक्टिंग के लिए क्या करते हो? कहता 2 बार दिन जिम जाता हूँ। कहता एक्टिंग के लिए कह रहा है, एक बार सुबह रनिंग पे जाता हूँ, शाम को वर्कआउट के लिए जाता हूँ। ये तो फिर एक्टिंग है। तो ऐसे लोग जब एक्टिंग करने आएंगे तो उनसे आप क्या कोई नहीं, मैं तो कर उसको सकते यही हैं? कहता हूँ कि भैया अखबार पढ़ो जोर जोर से हम्म, शीशे के आगे, और जोर से सीखो, चिल्लाओ। और ये साधना है बेसिकली, एक्चुअली ये कोई मजाक नहीं है, ये माँ सरस्वती की आराधना है, ये साधना है, ये शुक्र है। ये आप इसका तिरस्कार करेंगे, ये आपका तिरस्कार कर देगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसको, अब दिक्कत क्या है, आपको एक बहुत मजाक वाली बात बताऊं। जैसे मैं अपने घर जाता हूँ मेरठ, तो वहां मेरे को हमारे पीछे, अरे यार ये कुछ नहीं करता, इसे अपने साथ ले जा। मतलब जो कुछ नहीं करता वो एक्टिंग करेगा, हाँ। जो कुछ नहीं आता वो एक्टिंग करेगा। मतलब ये सबसे बेकार काम है, हम्म, दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबसे यही है। मुश्किल, बिल्कुल सच बात बोली आप आप जो नहीं है आपको वो करना पड़ता है, एक्चुअली, और बिलीव कराना पड़ रहा है। और कराना पड़ता है कि मैं वही हूं। हम्म, और वहां बोलते हैं, अरे यार ये बेकार है, कुछ नहीं करता, इसे भी अपने साथ ले जा। अरे यार मतलब हम बेकार से तो चले गए। मतलब ये अब लोगों को समझाना पड़ता है। एक्चुअली एक्टिंग कितनी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। जब एनएसडी 3 साल जाते हैं ना हम लोग, जो लोग गए हैं, सिर्फ उसमें मरना पड़ता है, घुसना पड़ता है, आपको वो करेक्टर जीने पड़ते हैं जाकर। जब कुछ नया करेक्टर आता है, ना कि आप क्या स्टडी करते हैं, हमें उसके अंदर घुसना पड़ता है कि यार ये वाकई में क्या करता है, फिर उनकी फिल्में देखनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, पूरा तसव्वुर करना पड़ता है दिमाग के अंदर, वही बसाना पड़ता है आपको। अभी मैं गोविंदा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि सर आपने इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, किसी में आप किसी में कुछ कुछ करके आते हैं, तो कहते ये कैसे आपने किया? कहता मैं विरार साइड कहीं वो रहते थे, विरार, हाँ, तो कहते मैं लोकल से जब ट्रैवल करता था ना, तो एवरीडे आई सी रोज नए करेक्टर मिलते तो थे। मैं रोज लोगों को देखता था, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता था कि यार ये बोल कैसे रहा है, ये चल कैसे रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सब चीजें, पहली बात तो समझना ही बहुत बड़ी बात है, फिर उसको ग्रैब करना, उसके बाद वो कैमरे पे प्ले उसको करना, play करना, उतना ही अच्छा प्ले करना, वो भी बहुत टफ है। बट लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो अच्छा दिखता हूँ, अच्छी बॉडी है, जॉ लाइन मेरी शार्प, मैं तो एक्टर बन जाऊंगा, मुझे डायरेक्टर करा लेगा। कैसे करा लेगा? कैसे करा लेगा भाई? मुझे आते ही नहीं है। गधों को मार मार के घोड़ा थोड़ी बना लोगे, गधा तो गधा ही रहेगा। बस खत्म। अभी मैंने एक से पूछा कि आपने कुछ थिएटर वगैरह किया है, कुछ चीजें करी? नहीं नहीं, मैं तो एक्टिंग कर लेती हूँ। मैंने बोला कैसे? नहीं मैं रो लेती हूँ, मैं चीख लेती हूँ, मेरे को कर बहुत लेती हूँ। बढ़िया बात है। तो मैंने बोला रोना ऐसे ठीक। ना रोज मेरे को फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, सर आप काम करें हमारे लिए, कुछ बता दो। हाँ, तो शुरू में बोलता हूँ अच्छा आ जाओ भाई, जैसे मैं भी बोलता हूँ। फिर बाद में मेरे एक दोस्त ने एक नुस्खा बताया मुझे, नुक्ता बताया बहुत बढ़िया। कहता है गिरीश जी उन्होंने 3 ऑडिशन भेज दिया करो, उन्होंने बोला ये बना के भेज दें। कह रहा वापस नहीं आएगा, और आज तक नहीं आया एक भी। आज तक नहीं आया वापस। तो 100 लोगों को भेजा, मैं ये बना के भेज देना, आज तक वापस नहीं आया। कह रहा अपनी जान ऐसे छुड़ाओ, अब बोलो आ जाओ, फिर यहाँ आओ, ये करो वो करो, कुछ पंगा नहीं, 3 ऑडिशन भेज दो, ये बना के भेज दें, आएंगे नहीं वापस। हार्ड वर्क नहीं करना है किसी को, सबको इजी चीज चाहिए। और आजकल सबसे बड़ा ये जो आजकल ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स जो आ गए हैं, ऐसे फोन रख के वीडियो बना लेते हैं, उनको लगता है कि यार हमें तो एक्टिंग आ गई और हम तो कर लेंगे। तो उन लोगों को जब ऑडिशन मिलते हैं, जब चीजें बनानी होती हैं, जब थोड़े से वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाए या थोड़ा सा इमोशन चेंज हो जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैसे। मैं आज भी इतना करने के बाद भी इतना डरता हूं कैमरे से, सबसे, क्योंकि नए नए लोग होते हैं। मैं आज भी 0 से शुरू करता हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ सर मुझे कुछ नहीं आता, करवा लेना अपने आप से। मैं कहता हूँ 200 बार डबिंग कर चुका हूँ, आज भी डबिंग करने जाता हूँ, बोलता हूँ सर मुझे कुछ नहीं आता, करवा लेना। क्योंकि हमेशा जब भी आपने सीखना है ना, तो चेला बनकर सीख सकते हो। अगर खाना है तो बेटा बन के खा सकते हो, बाप बन के नहीं खा सकते। तो अगर आपको सब कुछ आता करो, नचवा देगा आपको मुझे कुछ नहीं आता, वो आपसे सब अच्छे से करा देगा। बिल्कुल। और उसको याद करो कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो है भाई तेरे ऊपर इज्जत है हमारी, आज हमारी इज्जत रख ले तो हो जाएगा। आप वहां, ये किसी का सगा नहीं है बॉस, सही बात है, और ये कभी झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसको हाथ जोड़ो, नमन करो, ईश्वर को याद करो, भाई आपके हाथ में जो कुछ है बस। आज भी अगर नए किसी शो के लिए, शूट के लिए आते, तो पेट में वो जो बटरफ्लाईज होती हैं वो हो जाए। ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है या हम कर नहीं पाएंगे, हमें पता है, बट वो एक होता है, वो बटरफ्लाईज हो जाए। क्या चाहता है यार, जब वो नहीं होता कई बार डर लगता है, ऐसा नहीं है, और डरना ही चाहिए। और आज तक मुझे अपना कोई काम आज तक अच्छा ही नहीं लगा आज तक। क्यों? क्योंकि मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे देखने के बाद वो लगता है ऐसे कि यार मैं इसको ऐसे बोल सकता था, इस वाले को अगर मैं इस तरीके से यहाँ रुक के थोड़ा बोलता तो अच्छा ज्यादा बेहतर होता। तो इसलिए
और ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है जब वो एक ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना कि जो समुद्र का पानी तो इसलिए ही साफ रहता है क्योंकि वो चलता रहता है, चलता जो रहे, ठहर जाता है तो वो तो सड़ जाता है। सड़ जाएगा, बदबू मारेगा भाई, तो कोई मतलब और जब आपको लगा कि आपको सब कुछ आ गया तो फिर तो एंड हो गया ना। End। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, सीनियर्स के साथ काम किया, वो आज भी बोलते हैं कि यार अभी कुछ नहीं किया मैंने। मेरे को तब लगता है यार जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो हमने तो अभी हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, फिर देखा जाए तो। वो एक हर एक्टर की ना एक चाहत होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका एक ड्रीम रोल होता है या ड्रीम करेक्टर होता है, जो वो चाहता है कि काश मुझे कुछ ऐसी, जैसे एक जॉन विक मूवी अगर आपने देखी हो तो हमेशा से मेरा ऐसा मन है कभी इन फ्यूचर भगवान करे वो पिक्चर बने तो मैं भी जॉन विक जैसी एक पिक्चर करूँ। तो वो एक ना एक होता है अपने अंदर की। एंड नहीं होना चाहिए ना किसी चीज का, जहाँ रुक गए फिर वो आपने बोला ना, रुक गए तो फिर रुक गए, फिर उसके बाद तो सीखने की ना तो इच्छा रहेगी ना आप सीखेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए करते रहो करते रहो करते रहो, ईश्वर आपके साथ है, बस हो जाएगा सब बढ़िया। अच्छा, आपने रेस 3 भी करी है हाँ रिश्ते और आपने हाउसफुल 4 भी करी है, अक्षय कुमार भी थे जी, उसमें, सबके उसमें साथ। सलमान खान भी जी थे। जी जी और तो सलमान खान कैसे हैं सेट पे, लाइक एज एन एक्टर और एज ए ह्यूमन? बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है। और मतलब पता नहीं लोग कैसी, मतलब मीडिया वाले कैसी बात बनाते हैं। सर हम लोग 15 दिन साथ थे, क्या नाम है, दुबई में, अबू धाबी में शूट किया। बहुत मिलनसार इंसान है, टाइम साथ है। और लेकिन दूसरी बात है, आप कोई कहे जी आपसे बात नहीं करते, नहीं करते, भाई वो हमसे क्यों बात करेंगे, उनका अपना ऑरा है, जितनी बात करनी है उतनी करेंगे, जो सीन में उतनी बात करेंगे, जो सेट पे होंगे हेलो हेलो होगी, उसके अलावा हमसे क्या बात करेंगे। अब कोई भी मैं अपने लेवल पे बात करूंगा ना सर जाके, तो उसमें इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसमें कोई उसको कुछ भी कहता रहे, कोई नाम दे दे, मैं नहीं समझता, लेकिन सेट पे बड़ा मधुर प्यारे से रहते हैं, सबसे अच्छे से बात करना, मिलना, काम करना। फिर काम करने के बाद हम भी इतने लोग सब काम किया, वो अपने घर, हम अपने घर सही में। बताओ, जब इस आपकी वैनिटी में कोई आगे बैठेगा नहीं, आओ आपसे मैं बात करूं, नहीं ऐसा क्यों, हम भी नहीं जाते बिल्कुल किसी से नहीं जाते, हम भी हाँ, नहीं जाते ना, हाँ, वो तो अपना एक वो है। हाँ। हाँ आप बात करो तो ऐसा थोड़ा कि हम आपको मना करेंगे नहीं बात नहीं करते, ऐसा नहीं होता है, बात करते हैं सब अच्छे से। बहुत अच्छा माहौल है, अक्षय बाजी का अपना माहौल अलग है, और हर आदमी का अपना अपना एक ना नेचर होता है। अक्षय जी सबसे बात करते हैं, सनी बाजी के साथ मैंने पोस्ट हुआ की थी, बॉबी है वो सबसे बात करता है, सनी बाजी अपना रिजर्व रहते हैं, रिजर्व चुप तो रहता ठीक है, उनकी नेचर है भाई, हमारी नेचर, हम सबसे मिलते रहते हैं। अभी सनी देओल जी के साथ मैंने भी एक मूवी करी, उसमें उनका मैंने भी देखा कि वो बहुत वो ऐसे आएंगे, चुप ऐसे बैठ जाएंगे बस। हाँ, बस आप जाओगे उनसे बात करें, वो आपसे हाय हेलो भी बात करेंगे, करेंगे, बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, खुद से वो लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं अपने आप से नहीं, आप हाँ बिल्कुल सही बात है, उनकी नेचर है भाई। हाँ, उनका ऐसा नेचर है, ये तो है, ये तो मैंने भी देखा है। तो इसलिए इसमें वो भी आप बात करता, अगर आप बात करो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से करेगा। और फिर हम 3 बार काम कर चुके हैं, तो 3 बार में फिर एक हो भी जाता है कि यार 2-3 बार मिला है बंदा, चलो यार पहली बार किसने मिला, क्या बात करेगा कोई आदमी। और दूसरी बात है, उन लोगों को, मतलब मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो उन लोगों को देख के बड़ा हुआ हूँ। सही बात है, हम लोग तो उनको कई बार थोड़ी देर के लिए वो स्टार स्ट्रक हो जाता है, वो हो जाता है। जब जब मैं अभी फिल्म कर रहा था, एक 5 साल हो गए, इंदू जी की फिल्म थी सुपर नानी, रेखा जी का सीन था मेरा, यार मैं इनकी तो फिल्में ब्लैक में देखते थे यार, टिकट ले लेके मेरे को बड़ा, मैंने बोला ओ इतनी भाई नेचर इतनी बढ़िया की पूछो मत, अरे आइए गिरीश जी बैठिए, किसका सीन है, इंदू गिरीश के साथ, आइए रेसल कर लेंगे। अरे मैंने कहा माँ ये रेसल करेंगे मेरे साथ, मतलब इतनी बड़ी स्टार, उन्होंने प्रॉपर रेसल किया, फिर बकायदा क्लोज हुए तो उनके हुए तो वो बैठे, फिर मेरे क्लोज हुए तो बकायदा क्यूज दिए, मैं हैरान हो गया था बात। तो बड़े आदमी इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि वो दिल से ही बड़े होते हैं, दिमाग से ही बड़े होते हैं, और अपने व्यवहार से ही बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर, तो उस बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा आदमी दिल और दिमाग से होना ही चाहिए। ये बड़े लोग इसलिए बड़े महान बनते हैं, इसलिए इनको लीजेंड बोलते हैं हम लोग। तो कई लोग आते हैं जाते हैं, पता नहीं चलता कब आए कब चले गए। मैं जब सनी देओल जी से मिला तो पहली बार जब मैंने उनको देखा, मैं तो ऐसा हो गया था, मैंने यार ये तो 2.5 किलो का हाथ है 2.5 किलो का आता है, मतलब ये तो गदर में जिस बंदे ने तो पटवा वो थोड़ी देर तो आपने सुन से हो जाते हो कि समझ ही नहीं आता कि यार ये वही बंदा है क्या। तो मेरे उनके साथ सीन हुए, तो एक सीन था मेरा, उसमें मैं स्ट्रेचर पे जा रहा हूँ, मूवी आने वाली है, और वो स्ट्रेचर में टूट गया, और जैसे वो टूटा ना, मैं एकदम से उठा और वो ऐसे टूट के ना मेरी कमर में घुस जाता, और सनी देओल से मेरी कभी बात नहीं हुई, हमारे 1-2 सीन हुए थे जस्ट कि वो सीन किए, उसके बाद वो अपना तो एकदम से भाग के आए, वो कहते प्रोड्यूसर को डांटा, डायरेक्टर को डांटा, तुम पागल हो गया, तुम्हें अक्ल नहीं, अभी इसके लग जाती तो क्या हो जाता, हो जाता। और उनके वो सीन में मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो वाले स्ट्रेचर वाले सीन में। फिर जब नई स्ट्रेचर आई तो वो खुद साथ में गए स्ट्रेचर पे, पकड़ के कह रहे इसके लगना जाए दोबारा से। तो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी बड़े लोग इसलिए, और उनके पापा धर्म जी के बारे में तो दुनिया जानते हैं, उन जैसा तो मैं सब इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, कोई। आप पहली बार मिलोगे तो आपको लगेगा मैं 20 साल से जानता हूँ। वो इतनी बढ़िया नेचर है, मैं उनसे मिला हूँ एक बार, मैं तो 2-1 बार मिला हूँ, मैंने उनका आशीर्वाद दिया, तो
इसलिए सर ये बड़े लोग इसलिए बड़े बने हैं कि वो दिल दिमाग हर चीज से बड़े हैं वो। ये तो है। तो गिरीश जी हमें अभी थोड़ा सा पॉडकास्ट पे ही रोकना पड़ेगा बिकॉज टाइम की सी लिमिट हो गई है। हाँ। बाकी मैं कहूंगा इतना मजा मुझे अभी तक किसी के साथ भी पॉडकास्ट करने में नहीं आया जितना आपके साथ आपने आया। ऐसे नेचुरल बात हम लोग कर रहे हैं, तो वैसे वाकई में मुझे ही बहुत मजा आया है। और मैं अंत में यही बात कहूंगा ना, निचोड़ तो निकालना ही है कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है, और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें क्योंकि नींद आती नहीं रात गुजर जाती है, कि समेट लो सितारों को बाहों में दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है। तो गिरीश जी मैं ऊपर वाले से बहुत दुआ करूंगा कि आप लाइफ में ऐसे ही बहुत अच्छे और बड़े बस बड़े बस काम बस करते ये रहें दुआएं चाहिए बस अपने को, और कुछ नहीं और आप चाहिए। लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें। तो लोग- गाइस ये थे गिरीश थापर जी हमारे साथ, और कीप वॉचिंग माय चैनल फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक लाइक सब्सक्राइब कहानियां स्टोरीज कहानी एंड स्टोरीज। और मैं पीयूष जी जी। के लिए यही बात कहूंगा, और इनके चैनल के लिए भी एक यही बात कहना चाहूंगा, स्टोरीज एंड कहानियां ना, कि प्रणाम है तेरी आन को और प्रणाम है तेरी शान को, अगर देखना चाहते हो पीयूष शर्मा जी के हौसलों की उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये वो लोग हैं जो आगे बढ़कर लीड करता है ना, उसे हमारे पंजाब में सरदार बोलते हैं, और ये इस चैनल को लीड कर रहे हैं पीयूष जी, इनको भी मैं सरदार की उपाधि दूंगा। और सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, खार बोलते हैं कांटे को, कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूं, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए और इतनी प्यारी शायरी के लिए। और मैं चुराने वाला आदमी मतलब चोरी करके लाता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरी भी ऑडियंस ऐसे ही हंसती रहे और खुश रहे, बिल्कुल। और इसको एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।